प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों आजकल हम बात कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 के लिए। तो बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाली है और हम बात करेंगे आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, अर्थात संविधान सभा के बारे में। भारत की जो संविधान सभा है उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से संविधान सभा की मांग की गई, किस प्रकार से संविधान सभा के द्वारा जो है वो संविधान को बाद में बनाया भी गया, उन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको संविधान सभा की जो मांग थी, किस प्रकार से किस किस ने कैसे कैसे उठाई थी, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से आनंद ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उससे अगली क्लास के बारे में, यानी क्लास ये हमारी रहेगी सेकंड क्लास, पार्ट नंबर 2। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, याद रखना है आपको अच्छी तरह से, जो भारत की संविधान सभा है, भारत की संविधान सभा कभी भी पूछ लिया जाए इसके अंदर स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे, तो आप याद रखेंगे इसके अंदर जो स्टार्टिंग में थे वो 389 मेंबर थे, 389। थोड़ा सा इतिहास आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, अच्छी तरह समझ लेना भाई। देखिए हुआ ये कि जब भारत में संविधान सभा की मांग की गई, भारत में संविधान सभा की मांग की गई ताकि भारत का अपना एक संविधान बन सके, इसके लिए मांग की गई थी। तो ऐसी स्थिति में भारत के अंदर आता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन को आंशिक रूप से कह लीजिए पार्शियली मान लिया गया था, किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग ने भी जो है वो इसको स्वीकृति दे दी थी, स्वीकार कर लिया था। अब दोस्तों आगे मैं बात करता हूं, ऐसी स्थिति में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया था, जिसके की कभी भी पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस आपके ये जो अध्यक्ष थे किसके, कैबिनेट मिशन के। ये सारा का सारा बिल्कुल डिटेल पूर्वक मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में, आज मैं बताने वाला हूं भाई। तो जब कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जब भारत का संविधान सभा का निर्माण होना होता है, तो ऐसी स्थिति में उस टाइम भारत की जो टोटल पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, वो करीब 39 करोड़ के आसपास थी, या आप कह लीजिए राउंड फिगर में 40 करोड़ के आसपास। और कैबिनेट मिशन के तहत यह बात कही गई, हर 10 लाख व्यक्तियों पर एक मेंबर चुना जाएगा, यानी कि एक प्रतिनिधि, एक रिप्रेजेंटेटिव कितने लोगों पर होगा, 10 लाख लोगों पर होगा। तो उस हिसाब से टोटल मेंबर जो है वो कितने रखे गए, 389। इतने मेंबर कैलकुलेशन के थ्रू निकलते हैं। और दोस्तों इनको किस प्रकार से चुना गया, आप याद रखेंगे, भारत में उस टाइम पर 93 जो थी वो 93 देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, जहां पर राजा महाराजाओं का क्या था, सीधा शासन था। तो उनसे डायरेक्ट, उनको बिना किसी चुनाव के डायरेक्ट जो है वो 93 देसी रियासतों के जो राजा थे वो इसमें मेंबर रख लिए गए। बाकी जो बचे हमारे पास 296, अब ये वो स्टेट थे जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश भारत कहलाता था। ब्रिटिश भारत का मतलब यह था कि भारत में सीधे तौर पर यहां पर राजा महाराजा का शासन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के जो थे उनके यहां पर, अंग्रेजों का ज्यादा यहां पर शासन था, आप ये कह सकते हो। तो ऐसी स्थिति में उनसे चुनने थे भारत के लोगों को। तो 296 मेंबर यहां से चुने गए। आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, इन 296 में भी ना भाई, ये जो 296 थे, 296, इन 296 में से 292 अलग से और 4 अलग से। ये 4 कौन से हैं, तो आप याद रखेंगे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे भारत में। यूं कह लीजिए जिस प्रकार से आज भारत के अंदर यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरीके से उस टाइम पर भारत के अंदर चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, और इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी, 4। कौन कौन से ये प्रांत हुआ करते थे, तो आप याद रखेंगे, एक दिल्ली था चीफ कमिश्नरी प्रांत में, दिल्ली। दूसरा आप याद रखेंगे कुर्ग, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है कुर्ग, उस टाइम पर यह भी चीफ कमिश्नरी प्रांत था भारत का। तीसरा आप याद रखेंगे राजस्थान में अजमेर मारवाड़ा, ये तीसरा जो था वो चीफ कमिश्नरी प्रांत था। इसके अलावा चौथा जो पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान, क्योंकि उस टाइम तो भारत अलग नहीं हुआ था, तो पूरा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, तो आप याद रखेंगे बलूचिस्तान। तो 4 मैंने आपको बताए चीफ कमिश्नरी प्रांत, कौन कौन से, एक आप याद रखेंगे दिल्ली, दूसरा आप याद रखेंगे कर्नाटक, तीसरे की बात करें तो अजमेर मारवाड़ा, और चौथे की बात करें तो बलूचिस्तान। ये 4 जो थे वो ऐसे चीफ कमिश्नरी प्रांत थे भारत के अंदर, जैसे कि आज की तारीख में यूनियन टेरिटरीज होते हैं। खैर आप लोगों की इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहां से 4 तो ये हो गए, और 292 आपके हो गए बाकी के प्रांत, इनसे मेंबर चुने गए। अब दोस्तों इनके बीच में होता है, यानी कि 296 सीटों पर, 296 सीटों पर होता है चुनाव। और कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से।
अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इनमें। जब अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है और ये चुनाव की तारीख कभी पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई से अगस्त 1946 में इसकी तारीख जो है वो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, वो सन आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों अब होता क्या है, 296 सीटों पर जब इलेक्शन होता है तो इनमें से 210 सीटों पर से 210 सीटों पर से 208 सीटों में विजय मिलती है किसको, आप कहेंगे कांग्रेस को। आप ये कह सकते हो बहुमत के तौर पर सीधे सीधे कांग्रेस की जो बहुमत जो सीटें उसको मिली थी वो सीधे सीधे 199 थी, लेकिन 9 सीटों पर कांग्रेस ने उस टाइम पर गठबंधन कर लिया था, यानी कि अन्य जो लोग थे उनके साथ में मिलकर के सरकार बना ली थी। और कुल मिलाकर के कांग्रेस के पास उस टाइम पर टोटल जो सीटें थी वो 208 थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मुस्लिम लीग में उस टाइम पर मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 73 सीटें मिली। ये बात आपको याद रखनी है, आप अच्छी तरह से जानते हो। तो मुस्लिम लीग जो है उसके सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना, उसके सबसे बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यही सोच करके कैबिनेट मिशन को पार्सली रूप से हां कहा था, क्योंकि वो सोचते थे कि भविष्य में हो सकता है कि उनका कोई ना कोई चांस बन जाए वजीर आलम बनने का, भारत का, अर्थात भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने का। लेकिन ऐसा हो ना सका। बाद में इन्होंने जम के विरोध भी करा किसका, जब इनको 73 सीटें मिली और कांग्रेस को 208 सीटें मिली तो यहां पर जमकर के विरोध किया मुस्लिम लीग ने किसका, कैबिनेट मिशन का। यह बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको अच्छी तरह से याद रखना है बाकी जो अन्य सीटें थी वो 15, जैसे निर्दलीय वगैरह होते हैं ना, आज निर्दलीय, तो निर्दलीयों को जो है वो 15 सीटें मिली थी। इतनी बात याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय संविधान की ये जो सभा थी, भारतीय संविधान सभा या फिर संविधान सभा, कभी पूछ लिया जाए किस प्रकार की ये संस्था है तो आप याद रखेंगे बहुसदस्यीय संस्था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बहुसदस्यीय संस्था कह लीजिए, मल्टी मेंबर बॉडी कह सकते हो आप, मल्टी मेंबर बॉडी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखने वाली बात यह है कि संविधान सभा में सीधा क्वेश्चन बना हुआ है, संविधान सभा में पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, पहले एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन आप समझते हो अच्छी तरह से, एंग्लो इंडियन क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता दोनों में से कोई एक या फिर दोनों जो है वो विदेशी मूल के हो, भारतीय मूल के ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन, आंग्ल इंडियन भी आप कह सकते हो। तो भाई ऐसा पहला कौन व्यक्ति था, तो आप याद रखेंगे फ्रैंक एंथनी जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि पहले पारसी कौन थे जो संविधान सभा में मेंबर थे, तो पहले पारसी कौन थे, तो आप याद रखेंगे पीएच मोदी जी। इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे के टॉपिक के बारे में। दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा से ही महत्वपूर्ण बना रहा है, क्वेश्चन यह है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत के संविधान का जनक किसको कहा जाता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो और एक लय में सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से हर बार आंसर दे देते हैं। और आप जानते हो संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं की वजह से जो है वो भारत का आज संविधान है। इतना बेहतरीन संविधान इन्होंने भारत को दिया है, 250 पन्नों का, 250 पन्नों का वो संविधान है भारत का। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं भाई। तो याद रखना है, संविधान का जनक कभी भी पूछ लिया जाए तो आप सभी याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं ये उस टाइम पर जो टोटल सदस्य थे, टोटल मेंबर थे संविधान सभा के, उनमें से एक थे। और ये कहां से चुने गए थे, तो आप याद रखेंगे ये पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, पूर्वी बंगाल से। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद वो सीट खाली हो गई, क्योंकि उधर तो पाकिस्तान चला गया पूर्वी बंगाल में। तो ऐसी स्थिति में इनको कहां से दोबारा से इनको चुन लिया गया, कहां से, मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना वाली सीट से। असल में मुंबई प्रेसिडेंसी की जो पूना वाली सीट थी, इस सीट से त्यागपत्र दे दिया था एमआर जयकर जी ने, एमआर जयकर जी ने त्यागपत्र दे दिया। उनके त्यागपत्र के बाद यह सीट खाली हो गई, रिक्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना वाली सीट पर जो वो इलेक्शन होते हैं और इस बार चुन लिया जाता है किसको, आप याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और एक बार फिर से यह भी याद रखना है कि दोबारा से फिर से ये पूना वाली सीट पर दोबारा चुने गए। तो एक बार तो चुने गए जयकर जी के त्यागपत्र के बाद, और दोबारा फिर से ये पूना वाली सीट पर दोबारा चुने गए। इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आप नोट में नोट कर सकते हो कि संविधान सभा के सदस्य
कौन कौन नहीं बने जो संविधान सभा के कभी सदस्य ही नहीं बने? तो आप याद रखेंगे, ना तो महात्मा गांधी जी बने थे और ना ही मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों ही व्यक्ति जो थे वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। इतनी बात याद रखनी है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति का भी नाम रखना बहुत जरूरी है जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकारा ही नहीं था, जिनको ऑफर तो दिया गया था कि संविधान सभा में आप लोग भी जो है वो आइए, उसके मेंबर बनिए, लेकिन इन्होंने संविधान सभा की सदस्यता को स्वीकार ही नहीं किया। तो ऐसे कौन कौन व्यक्ति थे? आप याद रखेंगे तेज बहादुर जी, और दूसरा नाम याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात संविधान सभा की बातें। और अब हम बात कर लेते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत का जो संविधान है वो कैसे बना, किस प्रकार से बना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप याद रखेंगे संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई थी, टोटल इसकी 12 मीटिंग्स हुई भाई। कितनी मीटिंग्स हुई? टोटल 12 मीटिंग्स हुई। उन 12 मीटिंग्स में से जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और आखिरी मीटिंग की बात कर लें तो आप याद रखेंगे 24 जनवरी 1949 को। 24 जनवरी 1950 को, माफ कीजिए, 24 जनवरी 1950 को इसकी आखिरी मीटिंग होती है, यानी 12वीं मीटिंग होती है। जबकि संविधान सभा की अगर पहली मीटिंग की बात करूं तो आप लोग याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946 की इसकी पहली बैठक होती है। अब दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा जी को इसमें, यहां पर इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या चुन लिया गया? अध्यक्ष चुन लिया गया, चेयरमैन चुन लिया गया। उसके पीछे का एक रीजन था, संविधान सभा में जितने भी मेंबर थे, असल में जब पहली बैठक होती है तो उस टाइम पर टोटल जो मेंबर थे 389 में से वो कितने चुने गए थे? कितने आए थे, उपस्थित कितने थे? तो आप याद रखेंगे 208 मेंबर फर्स्ट मीटिंग में आए थे। ये बात आपके नोट करने की, अच्छी तरह समझ लेना भाई। और ऐसी स्थिति में इनमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जो सबसे बुजुर्ग थे, और इसी कारण से सीनियरिटी वाइज जो है वो इनको सबसे बुजुर्ग होने के कारण क्या चुन लिया गया? इनको अस्थायी सदस्य चुन लिया गया, नॉन परमानेंट, अर्थात ये परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, तो टेम्परेरी चुन लिया गया। और पहली मीटिंग होती है ये। इसके बाद दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को, और तब जो है वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी हुए हैं, पहले राष्ट्रपति भी हुए हैं, उनको जो है फिर वो स्थायी अध्यक्ष के रूप में, स्थायी चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया था। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो दोस्तों, हमने बात करी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारत के संविधान का निर्माण के बारे में, और मैंने आपको बताया कि संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है, पहली बैठक होती है, वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। और मैंने आपको बताया कि इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले, वो कौन चुने गए थे? तो आप याद रखेंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। इनको सीनियरिटी के आधार पर या फिर बुजुर्ग होने के कारण इनको क्या कर दिया गया था? अध्यक्षता मिल गई थी। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। हालांकि इन्होंने ज्यादा कार्य इसमें नहीं करा, और 2 दिन के पश्चात यानी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको रिप्लेस किया और परमानेंट जो है वो इसके कमेटी के क्या बन गए, या फिर ये कह सकते हो संविधान सभा के क्या बन गए? वो अध्यक्ष बन गए थे। अब दोस्तों, बात याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहां पर हुई थी? तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ये दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय भवन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, केंद्रीय भवन में। इसके अलावा दोस्तों, आपको याद रखना है संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके जो है वो परमानेंट यहां पर अध्यक्ष बन चुके थे। और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, यानी कि हरेंद्र चूरण मुखर्जी। इतनी बात आप याद रखें, पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरा नाम आप याद रखेंगे BT कृष्णमाचारी। ये बात भी आप अच्छी तरह से याद रख लें। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी बैठक की बात करें तो तीसरी बैठक होती है इसकी 2 दिन के पश्चात, यानी 13 दिसंबर 1946 को। टोटल मैंने बताया पूरी 12 मीटिंग्स हुई। सारी मीटिंग्स आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये शुरू की 3 मीटिंग्स आपको याद रखनी है, और इसके बाद दोस्तों फिर आपको याद रखनी है आखिरी मीटिंग कब हुई थी। चलिए, मैं आपको बता रहा था कि जो इसकी तीसरी बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार जो है वो इसी मीटिंग में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो आप याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या करा? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का अर्थात साफ साफ है कि किस उद्देश्य से ये जो सभा है
वो कार्य करेगी, वो उद्देश्य क्या होंगे। तो इसके प्रति जो है वो सबसे पहले कि इन्होंने बात करी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसको स्वीकृति कब मिली, ये क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो वो किया गया था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947, ये डेट आप अच्छी तरह से याद रखें कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरह से पढ़ लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। अब दोस्तों इसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब बात आती है एक परामर्श समिति के गठन की। परामर्श समिति का गठन होता है, यानी कि जिसको कह सकते हो आप कंसल्टेटिव कमेटी। अब ये कंसल्टेटिव कमेटी क्या है, असल में भारत ने क्या करा, 60 देशों में से 60 देशों की एक सूची तैयार करी जिनका संविधान था अपना, और उन देशों में से जो बेस्ट संविधान थे 10 उनको लिया गया और उनमें से भारत का संविधान जो है वो बनाने के लिए बातें रखी गई। तो याद रखना है, परामर्श समिति का गठन किया गया 60 देशों के संविधान की सूची में से। फिर रिपोर्ट इसकी कब आती है, 17 मार्च 1947 को, और परामर्श समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। और ये जिम्मेदारी किसको दे दी गई, तो आप याद रखेंगे BN राव। BN राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव। आपको याद रखना है संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। तो इतनी बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी की सारी बातें जो मैंने आज समझाई हैं, ये बताई हैं, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, अच्छी तरह से आपको समझ में आई होंगी। और अब दोस्तों आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें, बाकी की चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तीसरा पार्ट जो होगा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पॉलिटी की जो क्लासें हमारी चल रही हैं बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही जानदार है। आप सभी लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।